A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 विच इज़ द लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज। दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम लिंक और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन पर्पस के लिए। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारी एनसीईआरटी सीरीज़ को देखना, तो उसके लिंक्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो जैसा इस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज़, तो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सिंस ये बहुत ही ब्रॉड एंडेड चैप्टर है, इसकी कोई लिमिट मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, तो इस चैप्टर को हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, नाउ 12। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं तरह तरह की चीज़ों की, कुछ कंसेप्ट्स की, जैसे कि पॉल्यूशन की हमने बात किया। पॉल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि कितने तरीके का पॉल्यूशन हो सकता है। तो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन एंड सो मेनी अदर काइंड ऑफ पॉल्यूशन आर देयर जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। फिर हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बात किया, उसके कॉजेज़ के बारे में बात किया और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। एयर पॉल्यूटेंट के कितने टाइप हो सकते हैं, पार्टिकुलेट हो सकता है वो, और गैशियस टाइप हो सकता है, और लिक्विड टाइप हो सकता है। हमने बात किया हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है उसके बारे में बात किया। हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में, फिर हमने जो फोकस किया वो हमने किया था कंट्रोल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने इसके कंट्रोल मेथड्स के बारे में बात किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो सकता है जो इसको एयर पॉल्यूशन को कम करने के काम आता है, हमने उसका वर्किंग सीखा। स्क्रबर के बारे में बात हुआ, कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में हमने बात किया, एंड सीएनजी की क्या बेनिफिट्स है। पॉल्यूटेंट का एक चार्ट मैंने आपको दिया रिवीजन पर्पस के लिए, और ये वाला चार्ट भी आपको मैंने रिवीजन पर्पस के लिए इसमें ऐड कर दिया था। आज हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, तो वाटर पॉल्यूशन भी उसी तरीके से बात हम करेंगे कि अगर हम देखते हैं वाटर के अंदर, तो एक ऑप्टिमम लिमिट होती है कि भाई इतना जो है फ्लोराइड का लेवल होना चाहिए, इतना जो है मिनरल्स का लेवल होना चाहिए, मतलब हर चीज़ का लेवल डिफाइन है। ऐसा वाटर बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर वाटर तो आपको बिल्कुल हिमालयाज़ के टॉप में जहाँ से निकल रही है रिवर, वहाँ पे मिल सकता है। अदरवाइज एक ऑप्टिमम लिमिट दी गई है कि भाई इतना लेवल सबका रहेगा चीज़ों का, तो हम उसको पॉल्यूटेड नहीं मानेंगे, इतनी एक्सेप्टेबल लिमिट है। मतलब आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा, जो हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट है उसके अंदर थोड़े से पॉल्यूटेंट ऑलरेडी मौजूद होते हैं, हमने लेकिन उसको एक्सेप्टेबल लिमिट बोला है। तो एनीवेज, वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशन है एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कैसा चेंज है वो ऐसा चेंज है कि वो हमारी हेल्थ को, एक्वेटिक प्लांट्स को, ह्यूमन हेल्थ को, सबको हैम्पर कर सकता है। उस तरीके की चीज़ों को हमने क्या कहा, हमने उसे कहा वाटर पॉल्यूशन। तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो हमने वाटर को, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1974 में एक्ट पास किया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। किस लिए? ये एक्ट के अंदर डिफाइंड है कि भाई वाटर जो है उसको पॉल्यूट ना करें, मतलब उसके क्या क्या वो है, और साथ में इसमें डिफाइंड है कि क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, किस तरीके से हम इंडस्ट्रियल जो पीपल हैं उनको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं इस लॉ के अंडर, कि भाई आप जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जो है सीधा हमारी नदियों में नहीं डाल सकते। तो दे आर फोर्स टू ट्रीट दैट वाटर बिफोर वो उसको नदी में डाले, इसलिए उससे पहले उनको ट्रीट करना पड़ता है। ये लॉ जो है पावर देता है। कितना इम्प्लीमेंट होता है वो एक डिबेटेबल टॉपिक है अगेन, क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन के साइंस की। ओके, अगर उसका पॉलिटी की बात करें या उसके इम्प्लीमेंटेशन और उसके इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो अलग टॉपिक्स पे बात होगी, राइट। अब हम पहले देख लेते हैं कि कॉजेज़ क्या है वाटर पॉल्यूशन के। अगर हम मेजर कॉजेज़ को एनालिस्ट करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज़ हो सकते हैं ऑयल स्पिल, सेप्टिक टैंक्स हो सकते हैं, एनिमल डंग जाता है वाटर के अंदर, इंटेंसिव फार्मिंग, पेस्टिसाइड्स, वाटर टेबल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, वेस्ट वाटर, ऑयल पॉल्यूशन, ये तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत सारी और चीज़ें, ये कॉमन कुछ चीज़ों को एनलिस्ट किया गया, यू कैन रीड दैट। फिर हम बात करने जा रहे हैं सोर्सेज क्या क्या हैं जहाँ से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो पहला सोर्स जो है
जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सोर्स है। तो ये पहला सोर्स अगर हम एनलिस्ट करते हैं तो डोमेस्टिक सूएज जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है? इट इंक्लूड एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया टू कॉमन पब्लिक सूएज सिस्टम। पूरा रेजिडेंशियल एरिया से लेके कॉमन पब्लिक सूएज सिस्टम तक जो सब कुछ आता है उसको हमने क्या कहा? उसको हमने डोमेस्टिक सूएज कहा, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो पब्लिक सूएज सिस्टम से है वो भी डोमेस्टिक ही है। अ मियर 0.01% जो है इम्प्योरिटीज मेक्स डोमेस्टिक सूएज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। ओके, कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है डोमेस्टिक सूएज की? हम बात करते हैं उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, उसके अंदर कोलाइडल मटेरियल होता है, उसके अंदर फीकल मैटर होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, क्लोथ, कुछ भी उसके अंदर हो सकता है, तरह तरह की चीज़ें, डिजॉल्व मटेरियल्स हो सकते हैं, उसके अंदर हैवी मेटल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। दूसरी कैटेगरी है, ये तो था डोमेस्टिक सूएज, दूसरी कैटेगरी होती है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि पानी को पॉल्यूट कर रहा है। एक तो सूएज से पानी पॉल्यूट हो रहा है, दूसरा हो रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट से। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ से रिलीज हो रहा है? पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों से उसका जो है रिलीज होता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं लाइक मर्करी एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, मर्करी भी हो सकता है। फिर हमने बात किया, ओके, ये तो थी कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या क्या है, मतलब अगर एक पॉल्यूटेड वाटर है तो उसके क्या क्या दायरे में हम उसकी बात कर सकते हैं कि वो जो है क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके अंदर जो वाटर को पॉल्यूट कर सकती है। फिर अगर हम दूसरी बात करते हैं तो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब है कि मैग्नीफाई हो रहा है कोई चीज़, मतलब आपने एक चीज़ को खाया, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक दवा को किसी ने खाया, किसी एक केमिकल को खाया गया, वो जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया जो जो उसको खाता जाएगा। आप इससे देखिए बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी। डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन पहले आप समझिए डायग्राम्स को देख के, फिर मैं आपको समझाती हूँ। बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एन एक्वाटिक फूड चेन। क्या हुआ? पानी के अंदर डीडीटी पड़ा है, तो पानी के अंदर 0.003% था, उसको जू प्लैंक्टन्स ने खा लिया। पानी के अंदर गया तो वो उसके फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर भी आएगा पहले तो, ठीक है। जू प्लैंक्टन्स ने उसको खा लिया, फिर उसको स्मॉल फिश ने खा लिया जू प्लैंक्टन्स को, फिर उसको बड़ी फिश ने खा लिया, फिर उसको खा लिया किसने? ईगल ने खा लिया उसको। तो ये जो फिश ईटिंग बर्ड्स, ईगल, वल्चर भी हो सकता है, उसने भी खा लिया उसको। तो क्या हो गया? धीरे 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 ये एक ऐसी ड्रग है, ऐसा केमिकल है डीडीटी, कि ये जो है हमारे सिस्टम से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये हमारे सिस्टम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, और ये क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट होता जा रहा है। इधर से और बढ़ गया, इधर से और बढ़ गया। इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए, कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट हुआ था 0.003 ppm से स्टार्ट हुआ था, और अब देखिए 0.04 ppm हो गया, फिर 0.5 ppm हो गया, फिर 2 ppm हो गया, फिर 5 ppm हो गया। मतलब अगर किसी एक एनिमल के अंदर 5 ppm का डीडीटी हो जाएगा तो वो उसके लिए पॉइजन बन जाएगा, मतलब यहीं पे पॉइजन बनना शुरू हो जाता है, तो वो पॉइजन बन गया उसके बॉडी के अंदर। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? आपने एक केमिकल को किसी नीचे लेवल पे वो कंज्यूम हो रहा है और वो फूड चेन के अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे। ये फूड चेन के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल तक आते आते इतना मैग्नीफाई हो गया कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। क्या है इसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको हमने कहा है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मर्करी एंड डीडीटी आर वेल नोन फॉर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखो डीडीटी के बारे में तो आपने बहुत सारा पढ़ लिया होगा, क्योंकि वो जो है वल्चर्स की डेथ हुई थी पिछले कुछ सालों पहले, हमने डिटेक्ट किया और काफ़ी न्यूज़ में आ गया था। बट मर्करी भी बायोमैग्नीफाई हो जाता है, तो ऐसे जो हैवी मेटल्स होते हैं वो भी, उनका बायोमैग्निफिकेशन भी हो सकता है। तो जो टॉक्सिक मटीरियल है वो मेटाबोलाइज जो नहीं हो पाते, बायोमैग्निफिकेशन हो क्यों रहा है? अगर हम टेक्निकल प्रोसेस पूछे तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो मटीरियल जिनका बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है उनका हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन नहीं हो रहा। मतलब ये ऐसा है कि आपने कोई एक दवा खाई और वो आपके बॉडी के टिश्यूज़ में, फैट्स में जाकर एक्यूमुलेट हो गई, मतलब वो जो है वो निकलेगी नहीं अब आपके बॉडी से, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुकी है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने क्या बात किया? टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हमारी फूड चेन के अंदर एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं,
उनके एक्यूमुलेट होने का कारण क्या है? तो उनके एक्यूमुलेट होने का कारण है कि उन टॉक्सिक मटेरियल का हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने किसी एक चीज़ को खाया और वो आपकी बॉडी में परमानेंटली चली गई, वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट ही नहीं हो रही है, तो उसी तरीके से हो रहा है। तो DDT जो है वो एक्यूमुलेट होती है बर्ड्स में एंड डिस्टर्ब्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अगर DDT पॉइजनिंग लेवल तक बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को हैम्पर कर देती है। उससे क्या हो रहा है, वल्चर्स क्यों मरने लगे थे? क्योंकि उनके जो एग्स थे, उसके शेल जो थे वो थिन होना शुरू हो गए थे, पतले होना शुरू हो गए थे, तो इसकी वजह से वल्चर्स की डेथ होने लग गई थी। तो इसलिए जब है DDT हमारे संज्ञान में आया कि ऐसा क्या हो रहा है कि वल्चर्स मर रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो गए बहुत सारी जगह से वल्चर्स, तो तब ये संज्ञान में आया कि कोई ऐसी दवाई वल्चर्स खा रहे हैं जो मरे हुए वल्चर्स थे, उनको चेक किया गया तो उनके बॉडी के अंदर DDT बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला। तब हमें पता चलता है, साइंटिस्ट को, मतलब हमें तो नहीं पता चला, हमें तो सिर्फ पढ़ के पता चल रहा है, हमारे साइंटिस्ट को पता चल रहा है कि भाई बायोमैग्निफिकेशन हो रही है किसी दवा की। सो दिस वॉज वन ऑफ द कंसेप्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। बाकी सब फैक्ट्स हैं, मरकरी का हो रहा है, DDT का हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो आप समझ सकते हैं, रट सकते हैं कभी भी, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कैसे हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक। जो हमारी झीलें हैं, आपने देखा होगा झीलें बनती हैं और हर झील की एक लाइफ होती है, वो बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे शैलो होते 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 उस झील को एक दिन खत्म हो जाना है, राइट। तो अगर नेचुरली जब वो होती है, धीरे धीरे वो लेक जो है खत्म हो जाती है, उसकी एजिंग होना शुरू हो जाती है बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। उसका जो पानी है उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं कि वो जो लेक है वो उसकी एजिंग शुरू हो जाती है। इस कंसेप्ट को हमने कहा यूट्रोफिकेशन। अब हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है, देखिए आप इस डायग्राम से आप देखने की कोशिश करो। यूट्रोफिकेशन में हो क्या रहा है, उसमें हो रहा है न्यूट्रिएंट्स ऐड हो गए झील के अंदर। कौन कौन से न्यूट्रिएंट? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स झील के अंदर ऐड हो गए। दीज इंक्रीज कॉजेज एन इंक्रीज इन फाइटोप्लैंक्टन। अब क्या हुआ, क्योंकि उस लेक के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चला गया, तो न्यूट्रिशन अगर चला जाएगा तो उसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे, छोटे 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 जो पौधे होते थे, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो अगर फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रोज ऑन सीड ग्रास। तो इसकी साथ साथ फिर क्या होगा, सेज ग्रास, फिर क्या होगा, एल्गीज का नंबर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरी की पूरी लेक के अंदर बहुत सारे एल्गीज आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स दिखेंगे। और फिर क्या होगा, जब ये फाइटोप्लैंक्टन्स मरेंगे भी तो ना, बहुत सारे ये ग्रो कर रहे हैं, तो अब जैसे जैसे ये मरना शुरू होंगे, ये डाई करेंगे। जब ये डाई करेंगे तो जब इनका डिके होगा, वो तो झील के अंदर ही होगा, तब जब वो मरेंगे तो वो जो झील के अंदर उनका डिके होगा, तब आपको पता है उसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अब वो उसके डिके के लिए वो सारा का सारा ऑक्सीजन जितना इस पानी में था उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। अब जैसे जैसे ये ऑक्सीजन यूज़ होता जाएगा, किसके द्वारा, मरे हुए एल्गीज और जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स उनके द्वारा, जब वो यूज़ हो जाएगा तो इस लेक के अंदर ऑक्सीजन खत्म। फिर जैसे ही ऑक्सीजन खत्म तो इसके अंदर की मछलियाँ, इसके अंदर के अलग अलग जो जीव हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो वो सब क्यों मर रहे हैं, वो सब इसलिए मर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन कैसे खत्म हुआ, ये जो एल्गे ब्लूम था, ये जो बहुत सारे एल्गेज एक्सेस में हो गए थे, वो मरना शुरू हो गए, नेचुरली वो मरेंगे। तो जब वो मरेंगे तो उनकी बॉडीज जब डिके करती हैं तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, इसकी वजह से ऑक्सीजन सारा खत्म हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा तो हमारी मछलियाँ भी मरना शुरू हो जाएंगी। ये सब हुआ किस वजह से था, ये हुआ इस वजह से था कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन दे दिया गया था, नाइट्रोजन फॉस्फोरस लिमिट से ज़्यादा चला गया। अगर लिमिटेड अमाउंट में जाएगा तो वो उतना ही जाएगा जितना कि वो एक साइक्लिक वे में चलता रहेगा, बट एक्सेस में चला जाएगा तो क्या होगा, एक्सेस में फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर जाएंगे, एक्सेस में एल्गीज ग्रो कर जाएंगे और एक्सेस में मरना शुरू हो जाएंगे और एक्सेस में ऑक्सीजन यूज होना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारी मछलियाँ मरना शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये सारी की सारी स्टोरी आप पढ़ लो। इसमें होता क्या है कि जो प्रोसेस में क्या होता है, यंग जो वाटर लेक जो होती है, कोल्ड एंड क्लियर होती है, उसके अंदर धीरे धीरे न्यूट्रिशन जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स पहले तो आपको बहुत बढ़ते हुए दिखेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन जा रहा है। लेकिन फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक जो डिपॉजिट होंगे लेक में डिपॉजिट होते जाएंगे, उसके लिए धीरे धीरे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लोटिंग प्लांट्स डेवलप इन द लेक
एंड फाइनली कन्वर्टिंग इनटू, अब इस सबसे पता है क्या होता है, जब ये धीरे 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 मरते जाएंगे, जितने भी ज़्यादा अगर ग्रो करेंगे प्लांट्स लेक के अंदर, तो वो मरेंगे भी उसी रफ्तार से और वो नीचे सेटल होते जाएंगे। जैसे जैसे नीचे सेटल होते जाएंगे लेक में, तो अब वो एक कटोरी की तरह ही तो है लेक, तो वो नीचे नीचे अगर आप उसके अंदर फिलिंग करते जाओगे तो एक ऐसा टाइम आता है कि लेक पूरी फुल हो जाती है और लेक खत्म हो जाती है, डाई डाउन, राइट। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये एल्गे ब्लूम इसमें दिखाया गया है, ये इसके साथ रिलेटेड टॉपिक है। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूट्रोफिकेशन का, हो रहा है एक्सेसिव ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ है, यूट्रोफिकेशन से ही जुड़ा हुआ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि, ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको काफ़ी बार समझाया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब हमारी ऑक्सीजन की डिमांड है। क्यों है ऑक्सीजन की डिमांड? ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब डिमांड है हमारी ऑक्सीजन की, रिक्वायर्ड, किसकी डिमांड है ये? माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो माइक्रोब्स हैं किसी एक पर्टिकुलर लेक के अंदर, फॉर एग्जांपल एक झील की बात हो रही है, उस झील के अंदर कुछ माइक्रोब्स हैं, वो माइक्रोब्स का क्या काम है? वो माइक्रोब्स का काम है जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको गला के खत्म कर देंगे। तो उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। अभी हमने देखा था, देखिए यहाँ पे जो डिके हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। तो ये जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है किसको? बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, किस लिए? डिके करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर का, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, अब आप ये समझ लो, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज़्यादा बीओडी बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उतनी ऑक्सीजन चाहिए हमें उसे गलाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो क्या है? माइक्रोबियल ब्रेकडाउन के लिए जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसको गलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बात ये होती है, अगर हमने यूट्रोफिकेशन का कंसेप्ट आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे, जो जितनी डर्टी लेक होगी, डर्टी का मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, जो जितनी डर्टी लेक होगी उसकी बीओडी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बीओडी आ रही है तो इसका मतलब बहुत ख़राब पानी है, उसकी बीओडी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे। कैसे चेक करते हैं? एक कंटेनर में, मान लीजिए ये वाली लेक है, मुझे इसको चेक करना है, तो मैं क्या करूँगी, एक कंटेनर में पानी लिया जाएगा, इसका निकाला, इसके अंदर बैक्टीरिया तो है ही, फिर इसमें खूब सारी हम सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन की, चेक करेंगे कि कितनी सप्लाई के बाद ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर को ज़ीरो कर देता है। तो हो सकता है फॉर एग्जांपल इसने मांगा 50 लीटर्स इसने ऑक्सीजन की डिमांड कर ली। हो सकता है किसी और नदी में से या झील में से मैंने पानी निकाला, उसने मांगा 60 लीटर्स ऑक्सीजन, सेम अमाउंट ऑफ वाटर निकाला था मैंने, सेम अमाउंट ऑफ वाटर था दोनों में, तो उसने 60 लीटर मांग लिया। तो मुझे पता चल जाएगा जो 60 लीटर जहाँ से लिया है मैंने जिस नदी से, वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए उसको गलाने के लिए, ठीक है। यही इसमें दिया गया, इट इज़ हायर इन पॉल्यूटेड वाटर एंड लेसर इन क्लीन वाटर। तो यही आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक बार कंसेप्ट समझे, कभी नहीं भूलेंगे आप जिंदगी में। तो यही आपके एग्जाम में सवाल होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेड है, कम है तो वाटर साफ है। एल्गे ब्लूम जब होता है, जो बहुत सारी एल्गीज लग जाती हैं पानी के अंदर, नदियों के अंदर, तो उसमें क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है फाइटोप्लैंक्टन्स की, प्लैंक्टोनिक मतलब फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो होती है उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो डोमेस्टिक सूएज के अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, ज़्यादा ग्रोथ से क्या होगा, ज़्यादा ग्रोथ से फिर हमारा मछलियाँ भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी एक बार तो, और फिर लेकिन जब उनका डिके शुरू होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, बीओडी, उतनी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो मछलियाँ मरना शुरू हो जाएंगी। तो एक साइकिल में चलता है। तो इसमें ये भी दिखाया गया है, जो हमारे कंट्री में एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वाटर हाइकिंथ को इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके लिए? उसके फूल बहुत सुंदर दिखाई देते थे, लेकिन जब वाटर हाइकिंथ को इंट्रोड्यूस किया गया तो वो इतनी बुरी तरीके से फैली, बहुत एक्सेसिव ग्रोथ हुई उसकी, कि उसने बाकी सबको मार डाला। ये देखिए वाटर हाइकिंथ है ये, उसने सबको, बाकी सारे के सारे और पौधों को मार डाला। तो ये ऐसा हुआ था, इसको सॉरो ऑफ बंगाल भी, मतलब इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। वो बंगाल में बहुत हैवॉक मचा दिया था इसने ना, यूट्रोफिक लेक्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। ये आप इस चार्ट से ये देख सकते हैं कि बीओडी इसमें दिखाया जा रहा है। देखो सुएज डिस्चार्ज अगर यहाँ पे हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो बीओडी क्या है, कम है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी जो है बीओडी ज़्यादा होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी।
डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती जाएगी और BOD जो है इसका ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है एल्गे ब्लूम के बारे में। तो एल्गे ब्लूम क्या होता है? एल्गे ब्लूम होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, मतलब यूट्रोफिकेशन, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक हो जाती है और फ्री फ्लोटिंग एल्गे। दिस इज कॉल्ड द एल्गे ब्लूम। ड्यू टू दिस कलर ऑफ वाटर बॉडीज गेट चेंज एंड दिस में कॉज डिट्यूरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी। फिश मोर्टेलिटी कैसे हो रही है? मैंने आपको अभी बताया, पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया। यूट्रोफिकेशन हो रही है ना, ऑक्सीजन सारी यूज हो जाती है तो उसकी वजह से फिश मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो एल्गे ब्लूम में क्या होगा? बहुत सारी एल्गीज ग्रो कर रही हैं। देखिए ये एल्गे ब्लूम दिखाया गया है, दिस इज एल्गे ब्लूम। ओके, ये वाटर हाइकिन्स दिखाई गई थी, दिस इज एल्गे ब्लूम। ऊपर से लिया गया है, एरोप्लेन से इमेज लिया गया है, तो पूरा पूरा ग्रीन 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 हो रहा है, छोटे 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 एल्गीज इसमें ग्रो कर गए हैं, राइट। वाटर हाइकिन्स का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, बंगाल में इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, दूसरी बार आ गया इस स्लाइड में, तो आप देख लीजिए। तो ये एल्गे ब्लूम हो रहा है यहाँ पे। एल्गे ब्लूम किसकी वजह से हो गया? एक्सेसिव न्यूट्रिशन होने की वजह से एल्गे ब्लूम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि पानी तो बहुत गंदा हो गया, तो हम ये बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, इस टॉपिक के बारे में हमने क्लास 9 और 10 में बहुत डिटेल में बात किया है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं लूँगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर पढ़ लेना, शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। तो जब वेस्ट वाटर निकलता है इंक्लूडिंग सूएज वाटर, तो उसको हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है इन एन इंटीग्रेटेड वे। तो क्या किया जाता है? कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीन ट्रीटमेंट, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट है, मैंने बहुत बार पढ़ाया अलग अलग चैप्टर्स में। तो जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं लाइक हैवी मेटल्स, तो इनको अलग से ट्रीट किया जाता है। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा प्रोसेस फ्लो है सूएज ट्रीटमेंट प्लांट का। मैंने आपको पूरा डिटेल प्रोसेस बताया है किस तरीके से ये होता है। अलग अलग स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में आप उसको एक टैंक में लेके जाएंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे ताकि ऑर्गेनिक मैटर डिके हो जाए, वो नीचे सेटल हो जाएगा, वो स्लज के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, उसको खाद की तरह से यूज़ किया जाएगा। फिर वाटर को नेक्स्ट चेंबर में लेके जाया जाएगा, फिर उसको क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको और अदर ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। इस तरीके से पूरा प्रोसेस है जो मैंने समझाया। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो है इकोलॉजिकल सैनिटेशन। इकोलॉजिकल सैनिटेशन, जिसको हम इकोसान भी बोलते हैं, ये एक तरीके के स्पेशल टॉयलेट्स हैं, केरला और श्रीलंका में बहुत यूज़ हो रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है? सस्टेनेबल सिस्टम है मैनेजिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। ये क्या करते हैं? ओपन डिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इस तरीके के इकोसैन टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, जो कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसका कन्वर्जन कर देंगे कंपोस्ट में, राइट। तो ये एक प्रैक्टिकल है, ये एक हाइजीनिक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। ये जब मैंने वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट की क्लास 9 या 10 में पढ़ाया था, तब मैंने उसमें आपको इकोसैन टॉयलेट्स भी दिखाए भी थे और उसका मैकेनिज्म भी आपको समझाया था। तो इससे क्या होता है? प्रैक्टिकल, हाइजीनिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव ये सॉल्यूशन है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? इससे कंपोस्टिंग मेथड से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसका फर्टिलाइजर बन जाता है, विच इज़ वेरी यूजफुल। तो उसको भी खेतों में दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है, राइट। दिस वॉज द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमने बात किया डिटेल में वाटर पॉल्यूशन के बारे में और वाटर पॉल्यूशन से जुड़े हुए तरह तरह के और टॉपिक्स के बारे में। सो दिस वॉज इट। अब इस चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में, जिसमें कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आप इससे जुड़े हुए सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।